तो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जगदीश राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो कानून के जो टॉपिक्स दिए गए हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको घरेलू हिंसा के बारे में और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में विस्तार से बताया था। तो आज महिला की हिंसा से संबंधित, महिला के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कुछ और टॉपिक हैं जिन पर अपने इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो वो हैं लज्जा भंग, लज्जा भंग। दूसरा, महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपहरण, एब्डक्शन, महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपहरण। उसके बाद है रेप को हम डिस्कस करेंगे कि ये वो टॉपिक है, लज्जा भंग का है, महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपहरण का है या बलात्कार का है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो महिला से रिलेटेड हैं। तो इसमें हम आगे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो वो देखिए, लज्जा भंग। लज्जा भंग जो है ये इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 जो लॉर्ड मेकाले ने लिखी थी, उसमें जो है 354 सेक्शन में लज्जा भंग को डिफाइन किया गया है। फिर उसमें आगे उसकी ग्रेविटी को बताया गया है 354A में, उसी के आगे जो है 354B में, 354C और 354D। ये वो सेक्शन है जो लज्जा भंग से रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे। पहला सेक्शन है धारा 354। इसमें क्या कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। क्या कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला या स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित आईपीसी की किस धारा में प्रोविजन किया गया है। तो आप कहेंगे सेक्शन या धारा 354 में इससे संबंधित प्रोविजन किया गया है। उसके आगे इसके लिए लज्जा भंग के लिए दंड क्या होगा। उस लज्जा भंग के लिए जो दंड है उसका प्रोविजन है कि कारावास यानी जेल, वो कितनी हो सकती है, कम से कम 1 वर्ष, किंतु 5 वर्ष तक भी हो सकेगा। यानी कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसे सेक्शन 354 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। और वह दंड कितना होगा उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कारावास या जेल जो कम से कम 1 साल की होगी। यानी इसमें कम से कम 1 साल की जेल तो होना निश्चित है। और इस अवधि को, जेल की अवधि को न्यायालय के द्वारा 5 वर्ष तक भी किया जा सकता है। यानी एक अपराधी को जब लज्जा भंग के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो न्यायालय उसे कम से कम 1 साल की सजा देगा और उसे 5 साल तक की भी सजा दी जा सकती है, प्लस या और उसके साथ जुर्माना लगेगा। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि लज्जा भंग, स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित आईपीसी में जो प्रोविजन दिया गया है धारा 354 में, उसमें किसी आदमी को कितनी सजा दी जा सकती है। तो उसमें यह है कि कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास जो कि 5 वर्ष तक हो सकेगा, प्लस उसके साथ उसे जुर्माना भी अपराधी पर अधिरोपित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 354A। 354A लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड दोनों से संबंधित। इसमें बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है और लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड दिया जा सकता है। तो इसमें देखिए, लैंगिक उत्पीड़न क्या है। लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया है कि अपने लैंगिक उत्पीड़न किसको कहेंगे। तो देखिए, लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया कि शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव हो, यानी ये लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। कोई शारीरिक संपर्क, यानी कोई किसी से शारीरिक संपर्क करता है या अग्र क्रियाएं करता है, इसके आगे की कोई क्रियाएं, शारीरिक संपर्क के बाद आगे की कोई क्रियाएं करता है जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध
अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब इच्छा के विरुद्ध कोई चीज है, या ऐसा कोई लैंगिक संबंध है बनाने का जो कोई स्पष्ट प्रस्ताव करता है, कोई प्रपोजल रखता है, तो वो लैंगिक अपराध माना जाएगा। या यह कहा गया है कि लैंगिक संबंध बनाने की स्वीकृति की मांग हो, कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशन बनाने की जब मांग करता है तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। या इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि थर्ड में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात्, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, किसी औरत, किसी महिला, किसी बालिका की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना, जबरदस्ती किसी औरत को, किसी महिला को, किसी स्त्री को अश्लील साहित्य दिखाना। या फोर्थ नंबर में है लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, किसी को सेक्स से संबंधित टिप्पणियां की जाती हैं, कमेंट किए जाते हैं, वो भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। आगे इसमें बताया गया है कि ये तो था कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है, आगे बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दंड में कारावास 3 वर्ष तक का कठोर या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर हम किसी को लैंगिक उत्पीड़न संबंधी क्राइम करते हैं जो धारा 354A में डिफाइन किया गया है, तो उसके लिए कारावास जो 3 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों, कारावास प्लस जुर्माना दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो ये लैंगिक उत्पीड़न के लिए अपराध से संबंधित प्रोविजन है। उसके अलावा 354B, अभी हमने डिस्कस किया 354A, 354B में जो प्रोविजन दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, विवस्त्र या निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, किसी स्त्री के को निवस्त्र करने के आशय से या बिना वस्त्र करने के आशय से जो कोई हमला किया गया है या बल का प्रयोग किया गया है, तो वो सेक्शन 354B में डिफाइन किया गया। उसमें दंड क्या होगा, कम से कम 3 वर्ष तक का कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, यानी उसमें मिनिमम 3 वर्ष तक की सजा दी जाएगी, जिससे 7 वर्ष तक भी किया जा सकता है, और इसमें जुर्माना अधिरोपित अपराधी पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे का अगर प्रोविजन देखें तो 354C में दृश्य रतिकता, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि दृश्य रतिकता को आईपीसी की लज्जा भंग के किस सेक्शन में बताया गया, तो आप कहेंगे 354C में दृश्य रतिकता को बताया गया। दृश्य रतिकता होती क्या है, किसी महिला को एकटक देखना दृश्य रतिकता है, किसी महिला को टकटकी लगा करके देखना भी दृश्य रतिकता की श्रेणी में आता है, ये आईपीसी में एक दंडनीय अपराध है। या उसकी इजाजत के बिना उसका चित्र खींचना या चित्र प्रसारित या प्रचारित करना, ये सब दृश्य रतिकता में आता है। तो किसी महिला को एकटक देखना, उसकी इजाजत के बिना उसका चित्र खींचना, उसका और उसकी इजाजत के बिना उस चित्र को प्रचारित प्रसारित करना, ये सारे दृश्य रतिकता की श्रेणी के अपराध हैं जो कि आईपीसी की धारा 354C में डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद इस दृश्य रतिकता के लिए इस सेक्शन में क्या दंड दिया गया है, उस दंड के प्रोविजंस को हम देखते हैं। इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने दृश्य रतिकता का जो ऑफेंस है प्रथम बार किया है, अगर वह प्रथम बार करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास या जिसे कि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना। तो अगर किसी व्यक्ति ने प्रथम बार दृश्य रतिकता का ऑफेंस किया है तो उसे कम से कम 1 साल तक की सजा जो कि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती दी जा सकती है हो सकेगी, और प्लस उसके साथ उसे उस पर अपराधी पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। यह प्रथम बार ऑफेंस किए जाने पर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला या स्त्री या बच्ची को टकटकी लगा करके देखा है, उसने अगर दृश्य रतिकता का ऑफेंस किया है और वह उसका अपराध प्रथम बार का अपराध है, यानी उसने उससे पहले कोई अपराध नहीं किया इस तरीके का, तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, प्लस उसके साथ उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। उसके बाद अगर उसने ऐसा अपराध
पूर्व अपराध में उसे कन्विक्ट कर दिया गया, उसके बाद तत्पश्चात वह ऐसा अपराध फिर करता है, पुनः ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है उसी अपराध की, तब दंड की ग्रेविटी को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में उसे कारावास जो कम से कम 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जिसे 7 वर्ष तक का भी किया जा सकता है। तो उसमें 1 वर्ष से लेकर, अगर प्रथम बार का अपराध है तो कम से कम जो उसे कारावास है वो 1 वर्ष तक होगा और जिसे 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अगर पुनरावृत्ति की है तो कम से कम 3 वर्ष तक, जिसे कि 7 वर्ष तक का भी दिया जा सकता है, और प्लस उसके साथ उसे जुर्माने से कन्विक्ट किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, अधिरोपित किया जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो आगे भी इस अपराध तो दंड, तो अगर उसका पश्चातवर्ती अपराध है इस तरीके का दृश्य रतिकता का, तो दंड में कारावास कम से कम 3 वर्ष तक का, जो कि 7 वर्ष तक का भी हो सकेगा, कम से कम 3 वर्ष दिया जाएगा जो 7 वर्ष तक का भी हो सकता है, और जुर्माने से अपराधी को सजा दी जाएगी, जुर्माने की सजा दी जाएगी। अब 354 डी में, 354 डी में अभी हमने पढ़ा 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी में पीछा करना। पीछा करना का मतलब यह है कि बार बार कोई व्यक्ति किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी बालिका का बार बार कोई व्यक्ति पीछा करता है, एक बार। दूसरी, इंटरनेट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करता है तो वह भी पीछा करना कहलाएगा। उसके बाद का प्रयोग किए जाने का मॉनिटर करता है तो ये पीछा करना कहलाता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखने वाली है। पीछा करने में क्या होगा, बार बार किसी का पीछा करना, इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है तो यह कहा जाता है कि उसने आईपीसी की धारा 354 डी में पीछा करने का अपराध किया है। तो इस अपराध के लिए जो दंड का प्रोविजन किया गया है वो भी इस तरीके से है कि अगर व्यक्ति ने पीछा करने का अपराध प्रथम बार किया है, अगर व्यक्ति ने पीछा करने का अपराध प्रथम बार किया है तो कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और उसके साथ उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। अगर उसने यही अपराध बाद में भी किया है तब उसके दंड को और बढ़ा करके दिया जाएगा तो उस समय कारावास 5 वर्ष तक का हो सकेगा और उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। इसके आगे महिलाओं व बालिकाओं का अपहरण, ये एक पहला टॉपिक था लज्जा भंग का, और सेकंड टॉपिक है हमारा महिला और बालिकाओं का अपहरण। महिला और बालिकाओं के अपहरण से संबंधित प्रोविजन भी हमारे इंडियन पैनल कोड में दिए गए हैं। उसमें मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताना चाहता हूं कि 359 में किडनैपिंग की डेफिनेशन दी गई है। किडनैपिंग के बारे में बताया गया कि व्यापरण के प्रकार बताए गए हैं कि 359 में व्यापरण या किडनैपिंग के प्रकार बताए गए हैं। सेक्शन 360 में जो व्यापरण है, किडनैपिंग है, वो भारत में से है, और 361 में जो किडनैपिंग है वह है विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से। तो 359 को देखें तो इसमें किडनैपिंग के बारे में बताया गया। वो कहता है कि किडनैपिंग 2 प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? पहला है 360 भारत में से किडनैपिंग, और फिर 361 में कहा गया विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किडनैपिंग। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद 361 में व्यापरण का दंड बताया गया है। तो 363 में व्यापरण का दंड बताया गया है। वो दंड क्या हो सकता है? किडनैपिंग का दंड क्या हो सकता है? कारावास 7 वर्ष तक का, और कारावास जो है वो 7 वर्ष तक का, और उसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक धारा 362। धारा 362 में अपहरण यानी एब्डक्शन को डिफाइन किया गया है। एब्डक्शन का मतलब है कि किसी स्थान से, देखिए
362 आईपीसी में अपहरण या एब्डक्शन को बताया गया। उसमें क्या बताया गया है, क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि किसी स्थान से बल के प्रयोग द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा साथ जाने हेतु मजबूर करना अपहरण कहलाता है। देखिए, किसी स्थान से बल के प्रयोग द्वारा, अब किसी स्थान से व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर खड़ा है और किसी ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगा के और ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, तो ये क्या है? ये एब्डक्शन है, अपहरण है। दूसरा, किसी व्यक्ति को धोखा देकर प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा, इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई छलपूर्ण उपायों द्वारा जो है या धोखा देकर ऐसा कोई कारण बताता है जो धोखे की कैटेगरी में आता है और अपने साथ जाने के लिए मजबूर करता है, तो यह माना जाता है कि वह भी उस व्यक्ति का अपहरण करता है। आगे 364 में हत्या कारित करने के आशय से अपहरण करने को डिफाइन किया गया है। अगर 362 में कहा गया है, अपहरण के बारे में बताया गया। 362 में अपहरण के बारे में क्या बताया गया है कि किसी स्थान से किसी व्यक्ति को बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा साथ जाने के लिए मजबूर करना अपहरण कहलाता है। उसी प्रकार अगर हम उसकी और आगे की सेक्शन देखें, 354 में कहा गया है कि यहां किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से अपहरण करना, किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से उस व्यक्ति का अपहरण करना। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने के आशय से अपहरण करता है, एब्डक्शन करता है, तो उसके लिए जो दंड का प्रोविजन दिया गया है वो है आजीवन कारावास, LI, लाइफ इंप्रिजनमेंट, या कठोर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति हत्या कारित करने के आशय से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, तो जो अपहरण करता है उसे आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, या क्या हो सकता है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास उसे दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, प्लस इसके साथ उस पर जुर्माना भी अपराधी पर अधिरोपित किया जा सकता है। उसके बाद 366, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कहा गया है, अक्सर यह ऑफेंस देखने को मिलता है, विवाह करने हेतु मजबूर करने के लिए महिला का अपहरण करना। देखो, कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करना चाहता है और वह शादी के लिए सहमत नहीं है, तो वह उसका अपहरण कर लेता है, उसका एब्डक्शन कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मजबूर करता है, तो वो धारा 366 आईपीसी का अपराध करता है। इसके लिए जो दंड का प्रोविजन दिया गया है वो है कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, प्लस उसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद 366A, 366A में भी प्रोविजन बताया गया है। क्या बताया गया है कि अवयस्क लड़की, यानी कोई अवयस्क लड़की को अयुक्त संभोग हेतु साथ जाने को मजबूर करना। कोई लड़की है जो कि माइनर है, उसको अयुक्त संभोग के लिए अपने साथ जाने के लिए मजबूर करना। वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी बच्ची को अपने साथ इंटरकोर्स करने के लिए, साथ जाने के लिए मजबूर करता है, तो उसने 366A का ऑफेंस किया है, जो कि आईपीसी में दंडनीय अपराध है। इसके लिए जो दंड का प्रोविजन बताया गया स्टूडेंट्स, वह एक कारावास जो है वो 10 वर्ष तक का होगा और प्लस उसके साथ है जुर्माना भी होगा। कहीं मैंने या शब्दों का यूज किया, कहीं और का मतलब है कि उसे 10 वर्ष तक का कारावास प्लस उसके साथ जुर्माना भी होगा। या का मतलब है कि या तो 10 ये और या फिर ये, तो और का मतलब है कि उसे कारावास भी दिया जा सकता है, वो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना भी होगा। उसके बाद 366B बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है किसी विदेशी लड़की का आयात करना, यानी किसी विदेशी लड़की को बुलाना, यानी विदेश से अपने पास आयात करना, इंडिया में लेके आना। ये भी 366B का जो है ऑफेंस है। इसमें जो दंड का प्रोविजन बताया गया स्टूडेंट्स, वो है कारावास। कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, प्लस उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है धारा 372।
धारा 372 आईपीसी में बताया गया है कि वैश्यावर्ती के लिए, वैश्यावर्ती हेतु अवयस्क बालिका को बेचना। देखिए दो बातें हैं, 372 में बताया गया कि वैश्यावर्ती हेतु अवयस्क बालिका को बेचना, 372 में बताया गया है वैश्यावर्ती के लिए अवयस्क बालिका को बेचना। और इससे आगे वाली जो सेक्शन है उसमें बताया गया है, देखिए 373 के अंदर बताया गया कि वैश्यावर्ती हेतु अवयस्क बालिका को खरीदना, यानी 72 में बताया गया है बेचना और 73 में बताया गया है वैश्यावर्ती के लिए अवयस्क बालिका को खरीदना। तो 72 में बताया गया है बेचना और 73 में बताया गया है खरीदना। ये दोनों ही दंडनीय अपराध है, चाहे जो धारा 372 में बताया गया है कि वैश्यावर्ती के लिए अवयस्क बालिका को बेचना भी दंडनीय अपराध है, और वैश्यावर्ती के लिए अवयस्क बालिका को खरीदना जो धारा 373 में बताया गया, ये भी एक दंडनीय अपराध है। तो जो खरीदना है, बेचना जो है, बेचने का जो दंड है वो है कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और उसके साथ जुर्माना। उसके अलावा 373 में बताया गया वैश्यावर्ती हेतु अवयस्क बालिका को खरीदना, इसके लिए भी जो दंड का प्रोविजन बताया गया है वो है कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस उसके साथ जुर्माना हो सकेगा। तो अवयस्क बालिका को वैश्यावर्ती के लिए चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो, दोनों के लिए समान दंड का प्रोविजन आईपीसी में किया गया, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसके लिए दंड है। उसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देना चाहता हूं। अभी तक हमने डिस्कशन किया लज्जा भंग का, दूसरा महिलाओं और बालिकाओं के अपहरण से संबंधित, और तीसरा जो टॉपिक है वो है रेप से संबंधित। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो रेप से संबंधित जो प्रोविजन बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि जो रेप का जो हाँ, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेप मीन्स बलात्कार या बलात्संग। ये जो टॉपिक है ये इंडियन पैनल कोर्ट में मुख्य, और आपसे यह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय दंड संहिता के अंदर रेप को कहां परिभाषित किया गया। आप ध्यान रखें धारा 375 और 376, 375 में रेप की परिभाषा है, रेप की या बलात्कार की परिभाषा 375 में दी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसमें लिखा होगा कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में रेप को या बलात्कार को या बलात्संग को परिभाषित किया गया है। अगर परिभाषित करने की बात आए तो आप धारा 375 लिखेंगे, 376 नहीं, क्योंकि जनरल वे में 376 का मतलब यह है कि रेप के लिए वहां दंड का प्रोविजन किया गया है, न कि रेप को डिफाइन किया गया है। रेप को जो परिभाषित किया गया है वो है धारा 375, 375 ए। 375 का सब क्लोज ए में क्या कहा गया है, रेप की क्या डेफिनेशन है कि स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है तो यह कहा जाता है कि वह रेप करता है। एक बार फिर से देखिए धारा 375 का क्लोज ए में क्या कहा गया है, बलात्कार की को डिफाइन करते हुए यह कहा गया है कि जो कोई पुरुष किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है तो यह कहा जाता है कि वह बलात्कार करता है। या नेक्स्ट ये कहा गया है कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग, गुदा में क्या करता है, कोई ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भी भाग जो कि लिंग न हो। उसमें तो कहा गया है कि स्त्री की योनि में, मूत्र मार्ग में, गुदा में कोई लिंग का प्रवेश किसी भी सीमा तक करता है तो वो रेप माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा। सेकंड जो इसका कंसेप्ट है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री की योनि में, गुदा में या मूत्र मार्ग में
कोई ऐसी वस्तु या शरीर का कोई ऐसा भाग जो कि लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है तो यह कहा जाता है कि वह रेप करता है। या उसके बाद क्लोज 3 में क्या कहा गया है, रेप धारा 375 के क्लोज 3 में यह बात क्या कहा गया है कि स्त्री के शरीर के किसी भाग का, स्त्री के शरीर के किसी भी पार्ट का इस प्रकार हाथ द्वारा जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित करता है तो यह भी रेप है। आगे क्या कहा गया है, क्लोज डी में कहा गया है कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुख लगाता है, अपना मुंह लगाता है, मुख लगाता है, तो वह भी कहा, तो इसके बारे में तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो यह बलात्कार तब होगा ये वाला यदि वह ऐसा इन 7 परिस्थितियों में से किसी के अधीन करता है। मैंने ऊपर आपको 4 परिस्थितियां बताई, 4 टर्म ऑफ कंडीशन बताई। पहला कि कोई व्यक्ति किसी महिला स्त्री के गुदा में, योनि में या मूत्र मार्ग में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है। बी में मैंने बताया कि वो इन भागों में लिंग के सिवाय कोई वस्तु प्रवेश करता है किसी भी सीमा तक तो वह जो है माना जाएगा। उसके अलावा डी क्लोज में बताया गया है कि स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुख लगाता तो वो भी रेप माना जाएगा। लेकिन कब रेप माना जाएगा, तो यह बलात्कार तब होगा, कब होगा, यदि वह ऐसा इन 7 परिस्थितियों में से किसी के अधीन करता, यानी उसने ये एक्ट किए लेकिन ये उसके कार्य या एक्ट बलात्कार की श्रेणी में तभी आएंगे जब ये 7 कंडीशन, 7 परिस्थितियों में से किसी के अधीन उसने ऐसा किया है। उसमें पहली परिस्थिति देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर 1 में वो ये कहता है कि ऐसा वह व्यक्ति किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध करता है। तो यानी इच्छा के विरुद्ध करेगा तो ही वो ऑफेंस माना जाएगा। जो मैंने 4 टर्म ऑफ कंडीशन बनाई 375 में सब क्लोज ए, बी, सी, डी, जो 4 कंडीशंस में वो कोई ऐसा कार्य करता है और वह बलात्कार की श्रेणी में तभी आएगा यदि नंबर 1 वह स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ऐसा करता है। सेकंड, स्त्री की सहमति के बिना ऐसा करता है वो। पहला तो है इच्छा के विरुद्ध ऐसा करता है तो उसका कार्य, उसका एक्ट, उसका एक्शन रेप माना जाएगा। दूसरा, उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा करता है। तीसरा है सहमति के बिना ऐसा करता है। स्त्री की, औरत की विदाउट कंसेंट, स्त्री की सहमति के बिना वो ऐसा करता है तो उसका जो एक्ट है, एक्शन है, ये रेप माना जाएगा। उसके अलावा फिर कहता है स्त्री की सहमति, स्त्री से उसने सहमति तो ले ली जबकि सहमति उस स्त्री को या उससे हितबद्ध सगे संबंधी को मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर प्राप्त किए। यानी किसी व्यक्ति ने, पहला है उसकी इच्छा के बिना, फिर कहा गया है उस स्त्री की सहमति के बिना ऐसा करता है 2 नंबर में। तीसरे में कहा गया है कि उस स्त्री की सहमति तो उसने प्राप्त कर ली जबकि ऐसी जो सहमति उस स्त्री की प्राप्त की गई है वह स्वयं उस स्त्री को या उस स्त्री से हितबद्ध कोई भी व्यक्ति जो उसका सगा संबंधी है उसको मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के भय में डाल करके प्राप्त की गई। देखो, जो रेपिस्ट है, जो ऊपर की 4 कैटेगरी का, उसने किसी औरत से सहमति तो प्राप्त की है लेकिन उसने कंसेंट क्यों दी है? कंसेंट, अगर उस स्त्री को यह कहा गया कि अगर तुम इस काम के लिए एग्री हो अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, तो स्त्री सहमति इस काम के लिए देती है, नहीं तो वो इस बात से डरती है कि उसको मार दिया जाएगा। या उस स्त्री को यह कहा जाता है कि तुम इस काम के लिए सहमति दो अन्यथा तुम्हारे सगे संबंधी किसी की भी मृत्यु कारित की जा सकती है, उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। इसके भय में रहकर या इसके भय के अधीन अगर उस स्त्री की सहमति प्राप्त की जाती है तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जो सहमति है ये मृत्यु या उपहति के या किसी चोट के, खतरे के, नुकसान न हो इसके भय में डाल करके प्राप्त की गई है, तो इसको जो है
सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। आगे वो ये कहता है 4 नंबर क्लोज में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री से सहमति, स्त्री की सहमति से, जबकि सहमति स्त्री ने इसलिए दी है कि वह स्त्री यह विश्वास करती है, क्या विश्वास करती है, कि वह उससे विधिपूर्ण विवाहित है, लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा करने की सहमति दी गई है वह जानता है कि वह उसकी विवाहित पत्नी नहीं है। देखिए क्लोज नंबर 4 में कहा गया है कि स्त्री ने सहमति दे दी। किस कारण से दे दी? इस कारण से दे दी कि जिस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या उपयुक्त एक्शन करने के लिए जो सहमति दी गई है, वह स्त्री समझती है कि जिस आदमी को मैंने सहमति दी है, इस आदमी से, इस पुरुष से, इस व्यक्ति से मैं विधिपूर्ण रूप से विवाहित हूं, लेकिन वह व्यक्ति जानता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है। सहमति विधिपूर्ण विवाहित होने के विश्वास के अधीन दी गई है, तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें यह कहा गया है कि स्त्री की सहमति से, जबकि उसने सहमति पागलपन, स्त्री ने सहमति तो दे दी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या अदर एक्शन के लिए, लेकिन वह पागलपन के कारण, नशे के कारण, अस्वास्थ्यकारी कोई पदार्थ है दिए जाने के कारण वह कार्य की प्रकृति व परिणामों को समझने में असमर्थ है। यानी स्त्री ने सहमति दी है, किस कारण से दी है? वह पागल है, इस वजह से उसने सहमति दी है। उसे पता नहीं कि उसके साथ जो कार्य होगा उसकी प्रकृति और उसके परिणाम क्या होंगे, इनको समझने में वो असमर्थ है पागलपन के कारण, तब उसने सहमति दी है। या किसी स्त्री को नशा दिया गया, नशा देकर के उसकी सहमति प्राप्त की गई है, नशे के बाद जो है वह यह नहीं समझती कि उसके साथ जो कार्य होगा उसकी प्रकृति व परिणाम क्या होंगे। तीसरी बात, अस्वास्थ्यकर पदार्थ, कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ दिया जा सकता है जो अस्वास्थ्यकर हो, और ये दिए जाने के कारण महिला ने इस कार्य के लिए सहमति दी है, तो उसकी सहमति को जो है सहमति न मानते हुए उसे अपराध माना गया है, तो वो रेप माना जाएगा। छठा टॉपिक नंबर 6 में बहुत अच्छी बात की गई है कि स्त्री की सहमति या बिना सहमति के भी कोई कार्य अपराध हो सकता है या बलात्संग हो सकता है, जबकि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। यानी जब कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है तो वहां एक पति भी अपनी पत्नी के साथ रेप कर सकता है। वो यही है कंडीशन कि स्त्री की सहमति या बिना सहमति के, अगर वो 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो उसकी सहमति या बिना सहमति का कोई मतलब नहीं है। यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके साथ भी रेप माना जाएगा। 7 नंबर में बताया गया स्त्री अपनी सहमति देने में असमर्थ हो तो भी उसका कार्य रेप होगा। इसके बाद धारा 376 बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। 375 में कहा गया था बलात्कार की परिभाषा, 376 में बताया गया बलात्कार के लिए दंड क्या हो सकता है। तो 376(1) देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 376(1) क्या कहा गया? 376(1) में देखिए, 376 का सब क्लोज ए है, ये कहता है कि जो कोई उपधारा 2 में, अभी हम पढ़ रहे हैं उपधारा 1, 376 की उपधारा 1 पढ़ रहे हैं, 376 की उपधारा 2 अभी नीचे और आगे आएगी। अभी हम 376 की उपधारा 1 पढ़ रहे हैं। इसमें 376 की उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि जो कोई उपधारा 2, जो बाद में मैं बताऊंगा कि क्या है उपधारा 2, जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़ करके रेप या बलात्कार करेगा उसे दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? यानी ऊपर जो 375 में डेफिनेशन दी गई है उसमें यह बताया गया है रेप की परिभाषा को। 376 में बताया बलात्कार के लिए क्या दंड हो सकता है, तो बलात्कार के लिए अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग दंड। तो 376(1) में बताया गया है कि जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़ करके रेप करेगा उसे दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? कारावास। कितना कारावास मिलेगा? कम से कम 7 वर्ष, जो कि आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकेगा, और उसके साथ जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे उपधारा 2। अभी मैं बता रहा था ना, उपधारा 2 को अपन डिस्कस करेंगे। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया कि कोई भी जो व्यक्ति है
उपधारा 2 को छोड़कर 376 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति उपधारा 2 को छोड़कर कोई रेप करता है तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का कारावास दिया जा सकता है। अब धारा 376(2) में देखिए, जो कोई 376(2) में क्या बताया गया है, ए, इसमें भी ए में कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, यानी कोई पुलिस ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में कोई महिला है, उसके थाने में, और ऐसा पुलिस अधिकारी उस महिला से अगर कोई करता है, रेप करता है, तो या कोई लोक सेवक है, लोक सेवक के होते हुए ऐसा करता है, या केंद्रीय या राज्य सरकार के सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य है वह ऐसा करता है, सी में यह बताया गया। तो 376 की सबसेक्शन 2 में बताया गया कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए कोई रेप करता है, या लोक सेवक होते हुए कोई रेप करता है, या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन सशस्त्र बल का कोई सदस्य होते हुए रेप करता है, या डी में बताया गया है कोई जेल है, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा का कोई स्थान है जहां स्त्री और बालिकों को रखा जाता है, या स्त्री और बालकों की किसी संस्था का कोई प्रबंधक है या कर्मचारी है होते हुए ऐसे जेल, ऐसी प्रतिप्रेषण गृह या ऐसे अभिरक्षा के स्थान, या स्त्री या बालकों की किसी संस्था का कोई भी प्रबंधक है, वह अगर कोई ऐसे अभिरक्षा के स्थान या संस्था में बलात्कार करता है तो उसके लिए यह प्रोविजन दिया गया है। आगे यह कहा गया है कि कोई अस्पताल, ई में कहा गया है कि कोई अस्पताल का प्रबंधक है, प्रधान या कोई कर्मचारी है होते हुए उस अस्पताल में रेप करता है, या एफ में बताया गया है कि स्त्री का नातेदार है, संरक्षक है, कोई अध्यापक है, वह रेप करता है। आगे जी में बताया गया है कि सांस्कृतिक या पंथीय हिंसा के दौरान कोई व्यक्ति रेप करे, या कोई एच में बताया गया है कि गर्भवती स्त्री होना जानते हुए कोई उस स्त्री से रेप करे, या आई में बताया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से अगर कोई व्यक्ति रेप करता है। जे में बताया गया है सहमति देने में असमर्थ स्त्री से कोई रेप करता है, या आगे बताया गया है के में कि स्त्री पर नियंत्रण प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए कोई व्यक्ति उससे रेप करता है, या मानसिक, एल में बताया गया है कि मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रस्त स्त्री से रेप कोई करता है, या बलात्कार करते समय स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि का नुकसान कारित करेगा, या विकलांग बनाएगा, या विद्रुप्तीकरण करेगा, या उसके जीवन को कोई संकटापन करेगा, तो ऐसा कोई अपराध करेगा, तो या स्त्री से बार बार रेप करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के एक्ट करता है तो उसके लिए अलग से दंड है, उसके लिए गुरुतर दंड का प्रोविजन किया गया है कि कम से कम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा हाँ, तो शख्स, आपको मैंने अभी बताया धारा 376 की सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंसेज बताए गए हैं, जो पीछे मैंने बताए, मैं एक बार उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि उसमें जो ऑफेंस बताए गए हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑफेंस हैं इनके बारे में अगर कोई व्यक्ति इन ऑफेंस को करता है
तो देखिए 376(2) में कोई पुलिस अधिकारी होते हुए करता है, लोक सेवक होते हुए करता है, केंद्रीय राज्य सरकार के किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए कोई अपराध करता है, या जेल, प्रतिप्रेषण गृह, अभिरक्षा का स्थान, या बालिकाओं स्त्रियों के रहने की कोई संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए ऐसे जेल में, ऐसे प्रतिप्रेषण गृह में, अभिरक्षा के स्थान में या संस्था में कोई बलात्कार करता है, या अस्पताल का कोई प्रबंधक या कर्मचारी है जो इस अस्पताल में कोई रेप करता है, या किसी स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक है जो रेप करता है, या सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा का के दौरान कोई रेप करता है, या गर्भवती स्त्री का होना जानते हुए कि यह स्त्री गर्भवती और उससे कोई रेप करता है, या 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ कोई रेप करता है, या सहमति देने में असमर्थ स्त्री से कोई रेप करे, या स्त्री का नियंत्रण, स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए कोई रेप करे, या मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रस्त स्त्री से कोई रेप करे, या बलात्कार करते समय स्त्री के जीवन को गंभीर शारीरिक अपहानि करेगा, या विकलांग बनाएगा, या विद्रुप्तीकरण करेगा, या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा, या स्त्री से बार बार रेप करेगा, तो उसके लिए अलग से दंड है। ये देखिए, ये जो उसके लिए अलग से दंड है, और वो दंड जो है कुछ गुरुतर दंड है। दंड वो कौन कौन से हैं कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को जो धारा 376 की सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, उनके लिए कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास, यानी कम से कम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तो दिया ही जाएगा, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक का हो सकता है, और उसके लिए उस व्यक्ति पर, अपराधी पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है, यानी कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दिया जा सकता है। उसके बाद 376(a), देखिए अभी हमने पढ़ा 375, 376 की 2 सेक्शन पढ़ी हमने, उप सेक्शन 1 जिसमें 375 के दंड का प्रोविजन किया गया, और सब सेक्शन 2 हमने पढ़ी 376 की, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशंस में अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए ये दंड का प्रोविजन दिया गया, तो 376 में ही इस दंड को बताया गया है। उसके अलावा 376(a) में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, यानी इस देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसमें 376(a) में क्या कहा गया है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड क्या होगा। देखिए इसमें दंड होगा 20 वर्ष तक का कठोर कारावास, जो कि LI तक का हो सकेगा, या इसके लिए डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड भी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला का जो है कोई भी व्यक्ति किसी पीड़िता की मृत्यु कारित करने का, या उसका जो है ना लगातार उसको जो है लगातार विकृतशील दशा में कारित करता है, तो उसके लिए दंड का है कम से कम 20 वर्ष तक का जो है ना 20 वर्ष तक का जो है ना कठोर कारावास हो सकता है, जो कि LI लाइफ इंप्रिजनमेंट आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, या उसके लिए डेथ सेंटेंस भी प्रेस्क्राइब्ड है, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब है धारा 376(b), बेटा फिर वापस भी नहीं गए, 376(b) में देखिए, अभी हमने पढ़ा 376, 376(b) में क्या कहा गया है, 376(b) में कहा गया कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पत्नी के अलग रहते हुए पृथककरण के दौरान, अगर पत्नी अलग रहती है अपने पति से, पत्नी से मैथुन करने का दंड क्या होगा। यानी 376(b) में कहा गया कि कोई पति अपनी पत्नी से पत्नी के पृथककरण के दौरान, पृथक रहने के दौरान, पत्नी के अलग रहने के दौरान पत्नी से अगर कोई मैथुन करता है, इंटरकोर्स करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रोविजन IPC की धारा 376(b) में किया गया है। वो क्या है, कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा, और इसके साथ जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। तो देखिए 376(a) में हमने क्या पढ़ा, 376(a) में पढ़ा कि पीड़िता की मृत्यु या
उसका लगातार जो है विकृतशील करने के लिए का एक्ट किया जाता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। उसी प्रकार 376 में है, पति के द्वारा, ये अलग अलग ग्रेविटी बताइए, कोई पति अपनी पत्नी के अलग रहते हुए, उस पत्नी पृथकता के दौरान अलग रहते हुए अगर अपनी पत्नी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मैथुन करता है, तो उसके लिए दंड कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास होगा, जो 7 वर्ष तक का भी हो सकता है। कम से कम 2 वर्ष होगा, कम से कम 2 वर्ष तो उसे मिलेगा ही, जो कि 7 वर्ष तक का भी हो सकता है, और उसके साथ जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि धारा 376C में क्या कहा गया है, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, अगर कोई स्त्री किसी व्यक्ति के प्राधिकार में है, किसी व्यक्ति के प्राधिकार में है, तो उससे अगर कोई व्यक्ति करता है, तो इसमें देखिए प्राधिकार में होने पर क्या कहा गया है, ए में कहा गया है वैश्वासिक संबंध वाला रेप करे। वैश्वासिक संबंध वाले का मतलब ये है कि कोई फेडरल रिलेशन में एक बाप अपनी बच्ची के साथ रेप करता है तो वो ये माना गया। प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, यानी जैसे वैश्वासिक संबंध वाला रेप करे, जैसे बाप बेटी से करे, या कोई लोक सेवक रेप करे, या जेल प्रतिप्रेषण गृह अभिरक्षा का स्थान या संस्था जिसमें बालक या स्त्रियों को रखा जाता है उसका प्रबंधक या कर्मचारी कोई भी है, या कोई उसका अधीक्षक है, वह रहते हुए रेप करे, या अस्पताल के बारे में बताया गया है कि अस्पताल का कोई भी प्रबंधक है या कर्मचारी या उस अस्पताल में रेप करे, तो उनके लिए दंड क्या होगा। उनके लिए दंड के बारे में प्रोविजन बताया गया कि कम से कम 5 वर्ष तक का कारावास, जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है। उसके बाद और उसके साथ उसे जुर्माना भी उस पर अधिरोपित किया जा सकता है। तो 300 देखिए क्षेत्र डी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार का क्या को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आप कहोगे धारा 376 डी में गैंग रेप को या सामूहिक बलात्कार को बताया गया। इसमें बताया गया कि एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके, एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह गठित करके या अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए रेप किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गैंग रेप किया। यानी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में जब कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के रेप किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गैंग रेप किया है, उन्होंने गैंग रेप किया या सामूहिक बलात्कार किया। इस जो गैंग रेप है इसके लिए जो दंड का प्रोविजन बताया गया स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गैंग रेप है इसके लिए जो दंड है उसमें कम से कम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास का प्रोविजन है। यानी कम से कम, यानी कोई व्यक्ति गैंग रेप करता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास, जो कि LI आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और उसके साथ उस व्यक्ति पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि गैंग रेप की परिभाषा IPC की किस धारा में बताई गई है, तो आप कहोगे गैंग रेप को IPC की धारा 376 D में डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया कि एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए रेप किया जाता है, तो ऐसा रेप गैंग रेप कहलाता है या सामूहिक बलात्कार कहलाता है। सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप के लिए जो दंड का प्रोविजन किया गया है वो 376 D में वो बताया गया है कि कम से कम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास दिया जाएगा। कितना? कम से कम 20 वर्ष तक का, जिसे LI आजीवन कारावास, आजन्म कारावास तक हो सकेगा, उसे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए 376 ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरावर्ती कर्ता अपराधियों के लिए दंड। अभी हमने जो रेप के बारे में पढ़ा, ऐसा कोई अपराधी भी हो सकता है जो बार बार इन अपराधों की पुनरावृत्ति करता है, रेप के अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। देखिए वो कहता है कि अगर कोई अपराधी धारा 376 है रेप, ठीक है, सामान्य रेप। धारा 376 ए है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशीलता
कारित करने की दशा में कोई ऐसा काम करता है, या 376D। देखिए ये 3 सेक्शंस बताई गए, 376, 376A, 376D। 376D का मतलब गैंगरेप से कोई व्यक्ति इन अपराधों की पुनरावृत्ति करता है, किसकी? रेप की। द 376A में पीड़िता की मृत्यु कारित करता है या लगातार विकृतशीलता कारित करता है, या 376D कोई व्यक्ति गैंगरेप का अपराध बार बार करता है तो पूर्व और इन अपराध के लिए उसे पूर्व में दंडित किया गया है फिर कारित करता है, यानी पुनः कारित करता है। पहले तो उसे इन अपराधों के लिए 376 के लिए, 376A के लिए या 376 के लिए पहले उसे दंडित कर दिया गया, फिर वह ऐसा कोई अपराध कारित करता है जो 376 का, 376A का या 376 के डी में आता है, तब उसे क्या दंड दिया जाएगा? तब उसके लिए जो दंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब उसे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजन्म कारावास, या उसे डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड, या मृत्युदंड, उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी उसे दिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये 376E में प्रोविजन कहा गया है कि 376 का, 376A का या 376D का, 376D मतलब गैंगरेप का कोई अपराध बार बार व्यक्ति करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास या डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड का प्रोविजन जो है ना वो आईपीसी में बनाया गया है। उसके अलावा स्त्री के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से संबंधित कुछ अभी हमने पढ़ा, स्त्री के विरुद्ध जो हिंसा से संबंधित टॉपिक, अभी है स्त्री के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए कोई कानून है तो उन कानूनों पर भी हम थोड़ा सा जो है गौर कर लेते हैं। पहला है ए, कौन सा है ये देखिए, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न ब्रैकेट में लिखा गया रोकथाम कोमा निषेध या निवारण अधिनियम 2013। दूसरा बताया गया है जो एक्ट है, इसी में जो दूसरा एक्ट है वो है भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसे निर्भया एक्ट 2013 के नाम से भी इसको जानते हैं। सी में देखिए, सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, सी में कहा गया है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। उसके बाद डी में कहा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उसके बाद ई में देखिए सती रोकथाम अधिनियम 1987। इसके बाद एफ में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986। उसके बाद जी में देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण बिल। यहां अधिनियम नहीं है, यह बिल है, विधेयक है, यह एक्ट है, यह बिल है, ठीक है, बिल 2019। तो इससे संबंधित अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो देखिए पहला ए में क्या कहा गया है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। इसमें हम एक केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा 1997। इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या क्या थे? इसका स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य वर्सेस विशाखा 1997 के जो प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि ये अधिनियम की जो आधारशिला है वो इस केस पर टिकी हुई है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 की जो आधारशिला है वो इस केस पर टिकी हुई है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा 1997। इसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, देखिए पहला क्या कहा गया है, संविधान में, देखिए पहला बिंदु इस केस का यह था मुख्य है कि संविधान में वर्णित लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना, यह पहला बिंदु था राजस्थान राज्य वर्सेस विशाखा 1997 में। पहला बिंदु था संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। सेकंड था कामकाजी महिलाओं को अपने सहकर्मी पुरुष की तुलना में खतरनाक काम देना उसके जीने व स्वास्थ्य की स्वतंत्रता के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। यानी क्या कहा गया है कि कोई भी महिला
कोई भी महिला के बारे में बताया गया है कि कोई कामकाजी महिला है, उसे अपने सहकर्मी के साथ काम करना पड़ रहा है। अब सहकर्मी की तुलना में उस महिला को किसी खतरनाक काम पे लगाया गया है, तो ऐसा किया जाना, ऐसा खतरनाक काम पे लगाया जाना महिला का, उस महिला के जीने के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार, ये दोनों ही, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, उस जीने के अधिकार का और स्वतंत्रता के अधिकार के मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। थर्ड बिंदु इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण महिला का मूल अधिकार माना गया। यानी इस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा के मामले में जो बिंदु तय किए गए, उसमें थर्ड बिंदु था सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण महिला का मूल अधिकार है। टॉपिक नंबर 4 उसका था कि पुरुष सहकर्मी की तुलना में कार्य में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी जिस पुरुष के साथ वह काम करती है, उसकी तुलना में उस औरत के साथ औरत को जो काम दिया जा रहा है, उसके कार्य में भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 5वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि पूर्ण गरिमा के साथ काम करना एक महिला का फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है। यह भी इस केस में तय हुआ था। उसके बाद छठा, राइट टू वर्क एक कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार है। राइट टू वर्क, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क एक कामकाजी महिला का, ऐसी महिला जो काम करती है, उसका राइट टू वर्क एक अपरिहार्य राइट माना गया है। इसके अलावा आगे देखें तो टॉपिक नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर शिकायत निवारण समिति का गठन करना जो किसी महिला की अध्यक्षता में होगी। वो कहता है कि जहां महिलाएं कार्य करती हैं वहां उस कार्यस्थल पर शिकायत निर्माण समिति का गठन किया जाना चाहिए और उस समिति की अध्यक्ष कोई महिला होगी। इस एक्ट में जो कुल, अभी ये तो हमने सातों टॉपिक पढ़े किसके, राजस्थान राज्य वर्सेस विशाखा 1997 के। उसके अलावा ये जो अधिनियम है कामकाजी महिलाओं का जो अधिनियम है, ये इस एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, वो और देख लेते हैं। पहला क्या है, देखिए व्यथित महिला, एग्रीव्ड जो वुमेन है, व्यथित महिला, पीड़ित महिला कौन होगी? वो महिला होगी जो निवास गृह या गृह में नियोजित है। यानी इसमें व्यथित महिला के बारे में बताया गया है 1 नंबर पे, ये कहा गया है कि निवास गृह या गृह में कोई महिला नियोजित हो, सरकारी, गैर सरकारी, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली वेतनभोगी कोई महिला है। दूसरे में देखिए, इसमें एक तो व्यथित महिला को बताया गया है, एक बताया गया नियोजक को। ठीक है, नियोजक कौन हो सकता है? देखिए नियोजक के बारे में कहा है सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम अथवा किसी शाखा का प्रबंधक या प्रधान अधिकारी अथवा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियोजक माना जाएगा। इसके अलावा इसमें है प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी देखिए धारा 9 के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम 2013 है उसकी सेक्शन 9 के अंतर्गत जिसके विरुद्ध किसी कामकाजी महिला ने परिवाद दायर किया है, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ऐसा निंदनीय लैंगिक रूप से नियत व्यवहार शामिल है। देखिए इसमें 2 बातें बताई गई है। एक तो धारा 9 में किसके बारे में बताया गया? प्रत्यार्थी के बारे में। प्रत्यार्थी कौन होगा? प्रत्यार्थी के बारे में बताया गया है कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कामकाजी महिला ने कोई परिवाद दायर किया है। परिवाद क्यों दायर किया है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए। और वो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या आएगा? ऐसा निंदनीय लैंगिक रूप से नियत व्यवहार शामिल है, जैसा 1 नंबर में बताया गया है। देखिए जैसा क्या? शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना। जैसा कोई प्रत्यार्थी किसी कामकाजी महिला का से शारीरिक संपर्क बनाना चाहता है या उसका फायदा उठाना चाहता है, इस तरीके का कोई परिवाद किया है तो वो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा। दूसरा, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करता है, वो लैंगिक पक्षपात की मांग करता है या उस महिला से कोई अनुरोध करता है। या तीसरा बताया गया है कि लैंगिक अर्थ वाली लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करता है तो यह माना जाएगा
आचरण करता है तो यह माना जाएगा कि उसने मतलब इस तरीके का कोई लैंगिक उत्पीड़न किया है। तो धारा कामकाजी महिलाओं का अधिनियम 2013 है, उसमें जो बताई गई है प्रत्यर्थी की, तो वो धारा 9 में बताई गई है कि कोई महिला उसके विरुद्ध कोई परिवाद दायर करती है और क्यों करती है कि उस व्यक्ति ने उसके खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न किया है। और लैंगिक उत्पीड़न में हमने बातें पढ़ी कि कोई शारीरिक संपर्क बनाना चाहता है या फायदा उठाना चाहता है, या लैंगिक पक्षपात की मांग करता है या अनुरोध करता है, या लैंगिक अर्थ वाली कोई लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करता है तो यह माना जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें समिति का जिक्र हुआ है। किसमें? कामकाजी महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम है इसमें समिति का जो जिक्र हुआ है, इसमें दो समितियां हैं। एक समिति है आंतरिक समिति, दूसरा स्थानीय समिति। देखिए आंतरिक समिति के बारे में और स्थानीय समिति के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कामकाजी महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम 2013 है उसमें कितनी समितियां हैं, तो आप कहोगे उसमें दो समितियां होती है, एक है आंतरिक शिकायत समिति और दूसरी है स्थानीय शिकायत समिति। तो आंतरिक शिकायत समिति में हम देखते हैं कि आंतरिक शिकायत समिति वहां गठित की जाएगी जहां कम से कम 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां गठित होगी। ये जो समिति है आंतरिक शिकायत समिति, ये वहां गठित होगी जहां कम से कम 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इसे गठित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षा कौन होगी? अध्यक्ष कौन होगी? कार्यस्थल पर कार्यरत वरिष्ठ महिला। यानी इस समिति की, आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष एक महिला होगी। वो महिला कौन होगी? जो उस कार्यस्थल पर कार्यरत है और वह वरिष्ठ है, वह महिला इस समिति की अध्यक्ष मानी जाएगी। उसके अलावा अधिकतम सदस्य 3 होंगे इस समिति के, उसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। 3 सदस्य होंगे अधिकतम और उसमें एक महिला का होना भी अनिवार्य है। आगे सेकंड इसी में बताया गया है समिति में कि पीड़िता द्वारा घटना के 3 माह बाद तक इस समिति को, आंतरिक शिकायत समिति को शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समिति द्वारा शिकायत का क्या किया जाएगा? स्थानीय शिकायत समिति को भेजी जाएगी। तो 3 माह बाद दर्ज करवाई जा सकती है, महिला उसकी अध्यक्ष होगी, 3 माह बाद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और आंतरिक शिकायत समिति शिकायत दर्ज करके इसको स्थानीय शिकायत समिति के पास भेज देगी। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय शिकायत समिति क्या है। देखिए स्थानीय शिकायत समिति है, इसका गठन कौन करेगा? जिलाधिकारी द्वारा इसका गठन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय शिकायत समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप कहोगे जिलाधिकारी के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इस समिति के अंतर्गत, इस समिति में कम से कम 4 सदस्य होंगे, कम से कम 4 सदस्य होंगे। स्वयं एक, ब्लॉक स्तर का अधिकारी 2, प्लस उस संस्था का प्रधान 3, प्लस उस संस्था का एक सदस्य। ये 4 इसमें जो है ना सदस्य होंगे इस समिति के। एक स्वयं होगा, एक ब्लॉक स्तर का अधिकारी होगा, एक उस संस्था का प्रधान होगा और उस संस्था का एक सदस्य होगा। इसकी अध्यक्षता की बात है तो इसकी अध्यक्ष कौन होगी? समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला इसकी अध्यक्ष होगी। देखिए समाज सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला इस समिति की, स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष होगी। और अन्य जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? वो एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक सदस्य SC/ST से जुड़ी हुई महिला होनी अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे ये कहता है कि ये जो स्थानीय शिकायत समिति है, ये इसके द्वारा क्या कोई दंड दिया जा सकता है? तो हाँ, अपने कहेंगे हाँ, स्थानीय शिकायत समिति, देखिए आंतरिक शिकायत समिति, उसने अपने उसके सामने कोई शिकायत आई, उसने क्या किया? अपनी शिकायत को आगे ट्रांसफर कर दिया। किसको? स्थानीय शिकायत समिति को। अब स्थानीय शिकायत समिति क्या कर सकती है? उस शिकायत पर क्या कर सकती है? अपराधी पर 50,000 रुपए तक का फाइन कर सकती है या जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। कौन? स्थानीय शिकायत समिति। दूसरा वह क्या कर सकती है? अपराधी, अगर शिकायत साबित हो गई
तो वह उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकती है। अपराधी के वेतन, अगर शिकायत साबित हो गई कि उस व्यक्ति ने कोई महिला के साथ लैंगिक कामकाजी स्थल पर कोई लैंगिक उत्पीड़न किया है, तो उस पर जो दूसरा क्या किया जा सकता है, स्थानीय शिकायत समिति के द्वारा अपराधी के वेतन, वर्दी व पदोन्नति में या प्रमोशन पर रोक लगा सकता है। ये जो स्थानीय शिकायत समिति है, ये अपराधी की वेतन वृद्धि पर रोक लगा सकता है, वह उसकी प्रमोशन पर भी रोक लगा सकता है। इसके आगे जो थर्ड नंबर है वो क्या कर सकता है, अपराध, ये तो है अपराध सिद्ध होने पर, अगर अपराध सिद्ध न हो तो अपराधी को चेतावनी देकर के छोड़ भी सकेगा। अपराधी को चेतावनी देकर अपराध सिद्ध न होने पर छोड़ा जा सकता है। 4 नंबर में ये क्या कर सकती है समिति, अपराधी को नौकरी से निष्कासित भी कर सकती है। अपराधी को नौकरी से निष्कासित भी किया जा सकता है। अब हुआ ये हमारा पहला अधिनियम। उसके बाद हम सेकंड अधिनियम जो है वो देखते हैं, वो है भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013, या इसको कहेंगे निर्भया एक्ट 2013। निर्भया एक्ट 2013 के जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको अपने देखते हैं। उसमें क्या है, यह एक्ट, निर्भया एक्ट निर्भया कांड के बाद बना। पहली बात तो ये, निर्भया एक्ट निर्भया कांड के बाद बना। दूसरा, निर्भया एक्ट लोकसभा में पारित हुआ किस तारीख को, 19 मार्च 2013 को। 19 मार्च 2013 को निर्भया एक्ट, निर्भया कानून 19 मार्च 2013 को लोकसभा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में ये 19 मार्च 2013 को पारित हुआ। और यह राज्यसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में ये 21 मार्च 2013 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति द्वारा इसे कब पारित किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे 2 अप्रैल 2013 को पारित किया गया। तो 19 अगस्त को लोकसभा में, 21 अगस्त को राज्यसभा में। देखिए लोकसभा में 21 अगस्त को, देखिए इस एक्ट को, निर्भया एक्ट को जो है राष्ट्रपति की कब, तो 2 अप्रैल 2013 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। निर्भया एक्ट लागू कब हुआ था, ये हुआ था 3 अप्रैल 2013 को। इस एक्ट में, निर्भया एक्ट में जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार है कि यदि कोई नाबालिग भी रेप का अपराधी है तो उसे भी डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड तक की सजा दी जाएगी। इस एक्ट में, निर्भया एक्ट में जो प्रोविजन है, निर्भया एक्ट में जो प्रोविजन आए हैं, उस एक्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर कोई बाल अपराधी या कोई भी बालक अपराधी है, नाबालिग है, तो ऐसा व्यक्ति भी यदि कोई अपराध करता है तो उसे मृत्युदंड तक की सजा दी जाएगी। यदि कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, एक तो यह है कि नाबालिग व्यक्ति ऐसा अगर कोई करता है तो उसे मृत्युदंड की या डेथ सेंटेंस की सजा दी जाएगी। दूसरा कहा गया नाबालिग के अलावा कि यदि कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्राधिकारवान व्यक्ति कोई भी रेप करता है तो उसे भी कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास, जो कि डेथ सेंटेंस मृत्युदंड तक का हो सकेगा। यानी यदि किसी व्यक्ति ने, इसमें 2 बातें बताएगी निर्भया एक्ट में जो किया गया, एक तो यदि कोई नाबालिग अपराधी रेप का अपराध करता है तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। दूसरा बताया गया है कि यदि कोई प्राधिकारवान व्यक्ति है और वह अपनी इस हैसियत में रहते हुए अगर किसी से रेप करता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास, जो कि मृत्युदंड तक का हो सकेगा, दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो इसका जो एक्ट है, महिलाओं की हिंसा से रोकथाम से संबंधित एक्ट, वह अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। ये देखिए नेक्स्ट एक्ट है ये। इससे पहले हमने कामकाजी महिलाओं से संबंधित अधिनियम को देखा, उसके बाद हमने जो है निर्भया एक्ट को देखा, उसके बाद है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इस अधिनियम की कुछ बातें हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य है महिलाओं व लड़कियों के यौन शोषण के लिए तस्करी से रोकथाम करना।
यानी लड़कियों और महिलाओं की यौन शोषण के लिए जो लोग तस्करी करते हैं, उससे रोकथाम करने के लिए ही जो इस अधिनियम को 1956 में इस अधिनियम को लाया गया। दूसरा इस एक्ट में कि कोई स्त्री या व्यक्ति वेश्यावृत्ति करते हुए यदि पकड़ी जाए तो इस अधिनियम में उसे 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है कि कोई स्त्री या व्यक्ति वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़े जाएं तो दंड का जो प्रोविजन इस एक्ट में दिया गया है वो है 7 वर्ष तक का कारावास। उसके बाद आगे जो प्रोविजन बताया गया है कि व्यक्ति वेश्यावृत्ति के पैसों से यदि जीवन यापन करता है तो उसे जो दंड मिलेगा वो है 2 वर्ष तक का कारावास। इसी प्रकार आगे देखें, आगे के जो प्रोविजन है उनमें भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति या स्त्री सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करता है या करती है तो उसे क्या दंड मिलेगा, तो उसे 3 माह तक का कारावास का दंड दिया जा सकता है। उसी प्रकार आगे इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष आयु से पहले, कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष की आयु से पहले वैश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए क्या दंड मिलेगा, तो उसके लिए दंड का प्रोविजन है 7 वर्ष तक के कारावास का। अब इस एक्ट को 1986 में संशोधित कर दिया गया है, पहले 1956 में था, अब इसे संशोधित कर दिया गया है। अब इस एक्ट का जो नाम दिया गया है वह है अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1986। अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1986 इस एक्ट का नाम दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दहेज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इसके बारे में अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करते हैं। यह एक्ट देखिए, यह एक्ट पारित हुआ, यानी यह एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब पारित हुआ, तो आप ये कहेंगे यह पारित होने की दिनांक आप ध्यान रखेंगे वो है 26 जून 1961। दूसरा इंप्लीमेंट, इन्फोर्समेंट, ये एक्ट कब, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब इंप्लीमेंट हुआ, कब इन्फोर्समेंट हुआ, कब लागू हुआ, तो उसकी तारीख है 1 जुलाई 1961। तो ये पारित होने की तारीख है, ये लागू होने की तारीख है। पारित 26 जून 1961 को हुआ था और लागू 1 जुलाई 1961 को हुआ था। उससे आगे देखें तो इस एक्ट में दहेज लेने या देने वाले, इस एक्ट में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। यानी इस एक्ट के द्वारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज लेने, दहेज देने वाले व्यक्ति को या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है। इसके लिए क्या दंड है, इसके लिए जो दंड का प्रोविजन बताया गया है वो कम से कम, इसमें जो दंड है वो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, या कम से कम 5 वर्ष तक का हो सकेगा, या क्या हो सकता है, या न्यूनतम 15,000 रुपए या दहेज की रकम, इन दोनों में जो भी अधिक, या दहेज की जो दहेज के लिए जो भी लिया दिया जाता है उसकी रकम, इन दोनों में जो भी अधिक हो तक का क्या दिया जा सकता है, का अर्थदंड दिया जा सकता है। तो क्या है उसमें, जो देखिए पहले सजा की बात करें तो सजा इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को दहेज लेता है, कोई व्यक्ति दहेज देता है या दहेज लेने देने के लिए कोई व्यक्ति किसी को उत्प्रेरित करता है या प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंड का प्रोविजन किया गया। तो 3 व्यक्ति दहेज लेना, दहेज देना या दहेज लेने देने के लिए किसी को प्रेरित करना, ये तीनों व्यक्ति इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दंड के भागी होंगे। तो उससे कौन सा दंड मिलेगा, तो उनको कम से कम 5 वर्ष तक का कारावास, या दूसरी बात है 15,000 रुपए का अर्थदंड या दहेज। देखिए न्यूनतम 15,000 का आ गया है, न्यूनतम 15,000, या क्या किया जाएगा, दहेज की रकम इन दोनों में जो भी अधिक हो का अर्थदंड दिया जाएगा। दहेज की रकम जो भी होगी वो, या 15,000 रुपए, इनमें जो भी अधिक हो वह उसे अर्थदंड दिया जा सकता है, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। दूसरा, इस एक्ट में
1984 में और 1986 में, 1984 और 1986 में संशोधन कर दंड को 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास का दिया जा सकता है। पहले बताया गया ना कम से कम 5 वर्ष। अब जो है ना 84 और 86 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कर दिया गया है, 1984 में किया गया, 1986 में अब 6 से 14 वर्ष तक के कारावास का प्रोविजन इसमें रखा गया। आईपीसी की धारा 304 बी जो दहेज से संबंधित है, 304 बी, इसमें दहेज से संबंधित प्रोविजन दिया गया है। इसमें कम से कम यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता, देता है या उत्प्रेरित करता है तो उसे कम से 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान करती है ये धारा जो है। तो आईपीसी की धारा 304 बी, ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईपीसी 1860 की किस धारा में दहेज के बारे में प्रोविजन है, तो आप कहेंगे 304 बी में दहेज के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो उसमें कितना दंड दिया जा सकता है? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रोविजन धारा 304 बी करती है। उसी प्रकार 498 ए में भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले दोषियों को जो दंड है उसका प्रोविजन किया गया 300, उसके लिए भी जो है ना प्रोविजन किया गया 498 ए में। देखिए 304 बी हमने अभी देखी, अब है 498 ए, ये भी आईपीसी में, इसमें है दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले दोषियों को क्या दंड दिया जाएगा, उनको 3 वर्ष तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। इसी प्रकार इसी अधिनियम में आगे अधिनियम से जुड़ी कुछ मुख्य धाराएं हैं वो देख लेते हैं अपने। सेक्शन 2 में कहा गया है दहेज का अर्थ है संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करना, मूल्यवान प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ए विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या बी में ये कहा गया है कि विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक को या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को क्या करना, पक्षकार को विवाह के समय पहले या बाद में देने या देने के लिए सहमत होना। उसमें धारा 3 में देखिए, वो तो सेक्शन 2 में दहेज के बारे में बताया गया है, धारा 3 में बताया गया है दहेज हेतु दंड क्या होगा, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में बताया गया दहेज हेतु क्या दंड होगा। वो है कि कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 वर्ष तक का कारावास या अर्थदंड जो कि 15,000 रुपए या किसी भी कीमत के उपहार का जो मूल्य है, इन दोनों में जो भी अधिक हो का अर्थदंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार इस अधिनियम की जो धारा 4 है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पक्षकार के माता पिता, रिश्तेदार, अभिभावक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें क्या दंड दिया जाएगा। उन्हें जो दंड दिया जाएगा उस दंड के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। उन्हें कम से कम 6 माह का, देखिए ये जो प्रोविजन किया गया है कि किसी पक्षकार के यदि माता पिता, कोई रिश्तेदार, कोई अभिभावक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, तब उन माता पिता को, रिश्तेदार को, अभिभावक को क्या दंड मिलेगा, उन्हें कम से कम 6 माह तक का कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा दिया जा सकेगा, प्लस उसके साथ जुर्माना जो कि 1,000 रुपए तक का होगा अधिरोपित किया जा सकता है। उसके अलावा धारा 4A बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4A, इसमें क्या कहा गया है कि प्रकाशन या मीडिया के द्वारा पुत्र या पुत्री की शादी की एवज में व्यवसाय करना, संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव देना भी दहेज की श्रेणी में आता है। द्वारा देखिए धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कहा गया है कि प्रकाशन या मीडिया के द्वारा पुत्र या पुत्री की शादी की एवज में व्यवसाय करना या संपत्ति लेना या हिस्से का कोई भी प्रस्ताव दहेज की श्रेणी में आता है। इसके लिए जो दंड का प्रोविजन है स्टूडेंट्स, वो कहा गया है कि कम से कम 6 मास तक का कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और इसके लिए
जो है 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने धारण किया। यदि विवाह के समय कोई दहेज है जो विवाहिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने धारण किया है या लिया है, तो उसके बारे में इस धारा में प्रोविजन किया गया है कि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त, विवाहिता ही ले सकती है, उसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति ने धारण किया है तो दहेज प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर, 3 मंथ के भीतर, या नाबालिग वह है विवाहिता तो बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उस महिला को अंतरित कर देगा। देखिए, अगर कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने धारण किया है और दहेज प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर उस स्त्री को, उस विवाहिता को वह दहेज देना पड़ेगा, या यदि वह नाबालिग है तो बालिग होने के 1 वर्ष, माइनर है तो मेजर होने के 1 वर्ष के भीतर उस महिला को वह अंतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी के अलावा आगे जो प्रोविजन इसमें बताया गया है उसमें देखिए, यदि महिला की मृत्यु हो गई है, इसी में कहा गया है अंतरित कर दिया जाएगा, लेकिन मान लो अंतरित किए जाने से पहले महिला की कोई मृत्यु हो गई तो उस महिला की कोई संतान को सौंपा जाएगा। क्या वो दहेज सौंपा जाएगा? पहला कहा गया है कि यदि कोई महिला जो है कोई विवाहिता है, उसकी ओर से दहेज किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिया गया है, तो जैसे ही वह दहेज लेने की दिनांक से 3 माह के भीतर, या यदि वह नाबालिग है तो बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उससे अंतरित कर दिया जाएगा। अब कहा गया कि यदि महिला की मृत्यु हो गई है, मान लो इसी पीरियड से पहले उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस महिला की संतान को सौंपा जाएगा। यदि संतान भी नहीं है तो अभिभावक को दहेज ट्रांसफर किया जाएगा। अभिभावक को दहेज ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो देखिए स्टूडेंट्स, दहेज प्रथा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा, इसके क्या कारण हैं? पहला कारण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दहेज प्रथा का ये कारण हो सकता है कि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी लोग दहेज लेते हैं। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी लोग दहेज लेते हैं। दूसरा, महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम न होना भी दहेज का एक कारण हो सकता है। फिर है, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी लोग दहेज लेते हैं। दहेज की प्रथा जो इन कारणों से, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम न होना, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी दहेज प्रथा के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा के कुछ अन्य कारण भी हैं, वो बताता हूं। अशिक्षा, अशिक्षा भी दहेज प्रथा का एक कारण है। फिर इसमें अशिक्षा की अगर बात करें तो ये जो है महिलाओं के अशिक्षा के कारण भी दहेज का जो है ना वो प्रचलन है। इसके अलावा आगे वाला टॉपिक अगर हम देखें वो है दहेज के दुष्परिणाम। देखिए, दहेज के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। पहला देखिए, पारिवारिक विघटन। अगर दहेज नहीं लिया जाता या दहेज दिया नहीं जाता तो परिवार के अंदर जो है परिवार टूट जाता, पारिवारिक विघटन हो जाता, परिवार टूट सकता है। या आत्महत्या, दहेज की मांग के लिए यदि बार बार विवाहिता को परेशान किया जाता है तो वह आत्महत्या कर सकती है। या ऋणग्रस्ता, अगर लड़की के माँ बाप ने दहेज दिया है और इतना ज़्यादा दे दिया कि उन पर कर्ज हो गया तो ये ऋणग्रस्ता की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा बेमेल विवाह, कई बार लोग दहेज के लालच में बेमेल शादियां कर लेते हैं तो वो भी इसका एक दुष्परिणाम है। उसके अलावा मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन भी दहेज प्रथा का एक कारण है। अविवाहित जीवन, जिसके पास दहेज नहीं होता शायद उसकी शादी नहीं होती। इस तरीके के जो दुष्परिणाम है वो भी देखने को मिलते हैं। और स्त्रियों की निम्न स्थिति, स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, ये भी दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम है। उसके अलावा देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा दहेज प्रथा समाप्त संबंधी कुछ सुझाव हैं। दहेज प्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इससे संबंधित कुछ सुझाव है। पहला है, स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए, तभी ये दहेज प्रथा संबंधी बीमारी का अंत होगा। दूसरा, स्त्री को जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए, यानी स्त्री को शिक्षा दी जाए तब जो है दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है। स्त्री को अपने जीवन साथी के चयन की
स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो भी ये दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक मान्यता मिले, कानूनी मान्यता तो मिली हुई है लेकिन सामाजिक मान्यता न होने के कारण भी ये एक जो है मतलब ये एक सुझाव है कि अंतरजातीय विवाहों को समाज मान्यता दे, सामाजिक मान्यता मिले। उसके अलावा प्रेम विवाहों को मान्यता दी जानी चाहिए और युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जाना चाहिए, यानी दहेज विरुद्ध आंदोलन युवाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके अलावा हम नेक्स्ट एक्ट है स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये सती प्रतिषेध अधिनियम 1987 1987 सती प्रतिषेध अधिनियम 1987। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहला ये देखिए इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता दूं। सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि सती प्रथा को रोकने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को समाप्त करने का जो है प्रयास किया था। उसके अलावा सेकंड, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई थी 1829 में। तो इसमें ये चीजें हैं कि सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाई। उसी के अलावा अगर थोड़ा आगे देखें तो आगे बताऊं आपको कि 1822 में इस प्रथा पर यानी सती प्रथा पर बूंदी रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई थी। बूंदी रियासत ने 1822 में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। उसके बाद 1987 में सीकर जिले के देवराला गांव की 1987 में सीकर जिले के सवाई माधोपुर एरिया के देवराला गांव की एक जो राजपूत लड़की थी जिसका नाम था रूप कंवर नामक महिला सती हुई थी। तो ये सती प्रथा के बारे में कुछ इस अधिनियम की और कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा आगे देखिए आप कि इससे अलावा ये है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। ये भी एक्ट में बहुत जो महिलाओं के उसमें हिंसा से को रोकथाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जो है एक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें विज्ञापन, लेखन, पेंटिंग में अश्लील प्रदर्शन पर रोक इस एक्ट के द्वारा लगाई जा सकती है। इसमें विज्ञापन पर, लेखन पर, पेंटिंग पर या अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, इसके लिए दंड क्या है, यदि कोई इस एक्ट का वायलेशन करेगा, ऐसा करेगा तो उसे कम से कम ऐसे अपराधी को 3 वर्ष तक का कारावास भोगना पड़ेगा। उसके अलावा जो है मैं आपको बता दें इसके कुछ अपवाद हैं इस एक्ट में जो कि अपराध की कैटेगरी में नहीं आते। वो कौन कौन से हैं? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। पहला है यदि व्यक्ति द्वारा धार्मिक आयोजनों या धार्मिक साहित्य हेतु ऐसा करे तो उसका कार्य अपराध नहीं होगा। दूसरा, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, उसमें जो कोई ऐसी कलाकृतियां बनाई गई हैं जो कि नग्नता का प्रदर्शन करती हैं, तो ऐसा जो कार्य है ये अपवाद में आता है। उनके इस कार्य को जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आगे देखिए जी में बहुत इंपॉर्टेंट, मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण बिल 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण बिल 2019। इस बिल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता दूं कि इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया, वो तारीख थी 31 जुलाई 2019। दूसरा, यह बिल 3 तलाक विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल किस नाम से जाना जाता है? 3 तलाक विधेयक के नाम से भी इस बिल को जानते हैं। इसके अलावा जो है मुस्लिम, इसमें क्या है कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण कर तलाक तलाक तलाक
3 बार तलाक शब्द का उच्चारण कर, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण कर वैवाहिक बंधन से मुक्त कर देता था। 1 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2019 के बाद यह विवाह विच्छेद, जो 3 तलाक वाला जो विवाह विच्छेद था की प्रक्रिया पर इस तलाक तलाक शब्द का उच्चारण करके किसी औरत का से जो है किसी औरत को, मुस्लिम औरत को डाइवर्स देना, ये जो इस तरीके की प्रक्रिया थी, ये अब पूर्णतः कानूनी अपराध घोषित कर दी गई है 1 अगस्त के बाद। दूसरा, अब देखिए इसी एक्ट में कुछ और बातें हैं कि इस एक्ट से संबंधित अगर हम ये देखें कि इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित कुछ अन्य प्रोविजंस भी आए हैं जो महिलाओं की हिंसा से रोकथाम से संबंधित हैं। वो है गोपनीयता का अधिकार, महिला की कोई भी बात है उसे गोपनीय रखने का उसका ये अपना राइट है। दूसरा, इंटरनेट पर सुरक्षा का उसे राइट दिया गया है। 0 FIR का भी एक औरत को अधिकार है। 0 FIR का मतलब अगर वो कहीं भी किसी भी थाने में कभी भी अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित FIR है तो वो दर्ज करवा सकती है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सभी जो है इस एक्ट से संबंधित थी, वो मैंने आपको महिला से संबंधित